अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत आज 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक और मरहला तय करने में कामयाब हो गई है और सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी इस तरमीम की तमाम 59 शिकें मंजूर हो गई हैं। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हुकूमत ने बासानी आईनी तरमीम के लिए दरकार 2/3 का हिस्सा कौमी असम्बली में अबूर कर लिया, जो कि 224 था, जबकि हुकूमती नंबर 234 रहा, जिसके लिए साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे, जबकि काफ़ी अरसे से अलील खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर ऐवान में आए। दूसरी जानिब इस तरमीम की मुखालिफत में 4 वोट डाले गए, जो कि JUI अरकान की जानिब से कास्ट किए गए, जबकि PTI ने कार्रवाई का बायकॉट किया। आज होने वाली कार्रवाई की अहम तरीन बात यह थी कि सेनेट से मंजूर होने वाले 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में 8 मजीद तरमीम शामिल की गई हैं, जिनमें संगीन गद्दारी से मुतालिक आर्टिकल 6 में आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब इस मामले पर समाअत का इख्तियार आईनी अदालत को भी हासिल हो गया है। इसके साथ साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज ऐवान में ये वजाहत दे दी है कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस का ओहदा ख़त्म नहीं किया जा रहा है और मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ही अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जबकि इनकी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? इनकी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजेस में से सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाएगा। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले मुसवदे के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम को किसी भी किस्म की अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना भी दे दिया गया है। आज ऐवान की कार्रवाई के दौरान PTI की जानिब से नामजद किए गए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा ये कहकर फाड़ दिया कि मौजूदा पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पैदावार है और ये कैसे आईनी तरमीम कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तरमीम की मंजूरी के बाद ऐवान से तफसीली खिताब किया है, जिसमें उन्होंने आईनी अदालत के क़याम को मिसाक जमहूरियत का उरूज करार दिया है और साथ ही चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ये वाज़े भी कर दिया है कि NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत के क़याम, जजिस की ट्रांसफ़र और दीगर तब्दीलियों के कानूनी और आईनी असरात क्या होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद। आबिद ज़ुबैरी साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये बताइएगा कि अब 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आईनी अदालत के क़याम को, इसकी वर्किंग को, इसके मैकेनिज्म को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी आइन के साथ खिलवाड़ हुई है और बड़ी ज़्यादती हुई है। आपने एक आइन के सुतून सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था। उसकी सारी पावर्स आपने लेके बेसिकली उसको एक मातहत अदालत बना दिया। उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आप बना दिया, आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उसके जो हुक्मनामे होंगे या फैसले होंगे वो सारे बाइंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारी अदालतों पे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अब क्या हैसियत रह जाएगी। और आज देखिए, एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट भी करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अमेंडमेंट तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। अब एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की जा रही है कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाया जाएगा। उसके बाद वो जो ओहदा होगा वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। और देखिए, हमारे एक आइन का सुतून था। आपने इस अदालत को, सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से हमारा जो पूरे 75 साल या उससे पहले भी चले जाएं फेडरल कोर्ट था, उसका पूरा सिस्टम आपने रैप अप कर दिया। मैं समझता हूँ ये एक कू हो गया है, मतलब एक कू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हमें और आप जानते हैं वो ख़त्म हो गया, उसका इख्तिताम हो गया। और आबिद ज़ुबैरी साहब, थोड़ी सी वजाहत यहाँ कीजिएगा। आबिद ज़ुबैरी साहब, थोड़ी सी वजाहत यहाँ कीजिएगा कि आपने कहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक जो है वो अमेंडमेंट की गई है और जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सिर्फ उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लक़ब इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या ये आईनी तरमीम में लिख दिया गया है कि आइंदा जो भी चीफ जस्टिस आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस देखा है? जी जी, ये वो ड्राफ्ट आ गया है, वो पेश कर दिया गया, वो सेनेट में जाएगा, क्योंकि अब सेनेट तो अप्रूव कर चुकी थी 27वीं तरमीम, क्योंकि अब तो 28वीं भी आने वाली है। तो 27वीं तरमीम अभी वापस सेनेट भेजा जाएगा और सेनेट उसको अप्रूव करेगी, क्योंकि उनके पास नंबर मौजूद है, उनके पास
वो उसको अप्रूव कर देगी इन चीफ जस्टिस साहब के उस तक कि जी ये जब तक होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जब तक ये होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएंगे। लेकिन उस कहलाने से कुछ नहीं होता, वो फिर भी एक जूनियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को एक मातहत अदालत बना दिया गया, जो फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे और वहाँ के जजेस जो होंगे उनका फैसला बाइंडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो बेसिकली ये तो एक आपने सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया एज अ सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली इसको एक, क्योंकि वहाँ सिर्फ फौजदारी और सिविलियन मुकदमात चलेंगे जिनकी अपीलें चलेंगी, तो एक तरह से उसको सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैं इस नुक्ते के ऊपर जुबैरी साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं राय ले लूँ। गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद गिलानी साहब, ये पर्सन स्पेसिफिक एक अमेंडमेंट की बात हो रही है और ये कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे और इसके बाद जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहलाएगा। तो बुनियादी तौर पर इस पर जो एतराज़ उठाया जा रहा था वो तो यही था कि दुनिया भर में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या किसी भी जो मुल्क है उसका चीफ जस्टिस होता है, उस मुल्क की जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। तो जब पाकिस्तान का लफ्ज़ हट जाएगा तो उन दावतनामों में से सारों में से पाकिस्तान मिन्हा हो जाएगा। तो आपको इसका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबद ज़ुबैरी साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम, बड़े सीनियर लॉयर हैं और आपको सलाम भाई। जो राय है वो बड़ी माहिराना राय है और हम इनसे इस्तिफादा लेते रहते हैं। देखें, बात यह है कि जो डेफिनेट ज़ुबैरी साहब ने जो बात की है वो फेंकने वाली बात नहीं है जी। वो बिल्कुल ऐसी ही है, चूँकि जब एक आईनी अदालत एक अलग बना दी गई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो एक जो इमेज है वो उस हिसाब से वो नहीं रहता। लेकिन जो जब असम्बली ने, देखें असम्बली ने ये बिल पास किया है 27वीं तरमीम के हवाले से और उन्होंने इस आईनी अदालत को एक अलग अदालत बना दी और उसका दर्जा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अबव बना दिया गया। उसके चीफ जस्टिस जो है ना वो बना दिए गए और फिर चीफ जस्टिस भी अपना उसके तमाम के तमाम जो फैसले हैं वो जो है वो बाइंडिंग होंगे, उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो डेफिनेट ये है कि ये आईनी अदालत उससे सुपीरियर हो गई है, ठीक है। तो वैसे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले काम कर रही थी उसी को वैसे ही करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने आईनी एक बेंच बनाया और आईनी बेंच अपनी जगह पे काम कर रहा था। अब ये मौजूदा असम्बली है, ये मुकन्ना के पास ये जो पार्लियामेंटेरियन हैं इनके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो उसको किस तरीके से लेके जाएं और आईनी अदालत को बनाते हैं और उनके क्या फ़ायदे होंगे, क्या वो डेफिनेट वो ज़ुबैरी साहब ने बता दिया आपको। लेकिन ये कि उसमें थोड़ा सा व्यू ये है कि आईनी अदालत में वो तमाम के तमाम वो दीगर मुकदमात जो हैं वो जो आईनी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो उसके लिए इन्होंने उसके लिए मुकर्रर किया है। दीगर मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वही उसको सुनेगी। लेकिन हमने देखना है कि इन चीज़ों से जो है वो आम एक शख्स जो शहरी है उसको क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। तो ये उसमें गिलानी साहब एक छोटा सा इसमें नुक्ता ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस वक्त तक जितने भी वकीलों से मेरी बात हुई है, वकला बरादरी से बात हुई है, चंद मखसूस जो जाहिर है जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अलावा ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो इसके ख़िलाफ़ हैं या वो इसके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं। तो क्या कल को हम देख सकते हैं कि कोई वकला बरादरी जो है वो इकट्ठी होकर इसके ऊपर कोई एतराज़ उठाए? क्योंकि जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं उन्होंने इस नुक्ते को चैलेंज भी कर दिया है अब 27वीं आईनी तरमीम को, और हम ये देख रहे हैं कि इसके इख्तियारात कम करके एक नई अदालत नहीं बनाई जा सकती, उन्होंने भी ये एतराज़ उठाया है। तो क्या वकला बरादरी को कल हम बार एसोसिएशंस को किसी एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? ये डेफिनेट ये तो जितने भी हमारे जो लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं, वो इन चीज़ों को वो देख सकते हैं कि जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो उनको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि चैलेंज कहाँ पे की जाएगी। ठीक है, डेफिनेट ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही फिर चैलेंज की जाएगी अगर जहाँ पे इनमें महसूस किया जा रहा है। ये भी तो अभी तक ये भाम कायम है कि केस कहाँ का है। सुप्रीम कोर्ट का केस था तो उस वक्त जो है वो आईनी बेंच को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। तो अब आईनी अदालत का मामला है तो वो किधर चैलेंज होगा? आईनी अदालत में ही। ये ज़ुबैरी साहब भी बड़े भाई हैं, ये बैठे हुए हैं, ये हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। ज़ुबैरी साहब आप भी प्लीज इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, चाहे जहाँ पे पार्लियामेंट ने कोई ऐसे लॉ बनाए हैं या ऐसी अमेंडमेंट की हैं
जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है या अवाम की मफाद में नहीं है, तो डेफिनेट वो आइनी कोर्ट के ही अंदर जाएंगे जो मौजूदा सूरत हाल है। ठीक है जुबैरी साहब, एक तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दे दिया गया है। तो क्या ऐसी कानून साजी की जा सकती है? जैसे पहले हम एक चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एतराज़ उठ रहा है कि आप बिल्कुल ही जो तमाम जो आईनी ओहदे हैं उनको इस्तिस्ना दे दें, उसके बाद अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम को इस्तिस्ना दे दिया गया है, अब ये कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। तो क्या ये ठीक बात है इस तरह की कानून साजी? नहीं, इस तरह से नहीं होता। ये देखिए, इस पहले तो बात वाजिद भाई ने जो बात की मैं उससे मुत्तफिक हूँ। देखिए वो जो इशू है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर, हमारा जो आइन है 3 सुतूनों पे खड़ा हुआ है। आपने उसमें एक सुतून को बिल्कुल फारिग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत बना दी गई। तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो सेलियंट फीचर्स होते हैं, उसको आपने ख़त्म कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फना कर दिया आपने, वो ख़त्म हो गया, एक मातहत अदालत बन गई। तो ये सब, इससे ज़्यादा क्या होगा? जो पिछले ज़माने में जब मार्शल लॉ वगैरह लगा करते थे तो हुकूमतों का खात्मा हो जाता था, पार्लियामान का खात्मा हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा पार्लियामान ने और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का खात्मा कर दिया है। लेकिन देखिए जो देखिए आइन खुद कहता है, 239 जो आर्टिकल है उसका, उसमें 2 क्लॉजेज हैं, 5 और 6, जिसमें कहते हैं कि किसी आइनी तरमीम को आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते और जो वो पार्लियामान के पास पूरा इख्तियार है कि वो इस तरमीम करे। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो हमारा मरहूम सुप्रीम कोर्ट था उसके फैसले मौजूद हैं, तो उन्होंने उस पर कहा था कि आप कोई भी आइनी तरमीम को आइनी चैलेंज कर सकते हैं अगर आप वो आइनी तरमीम जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बुनियाद होती है, उसके मुखालिफ हो। तो इस डिस्पाइट द फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज होते हैं। याद होगा आपको 21वीं और 23वीं तरमीम, जब ऐसा कोई पहले प्रेसिडेंट है इस तरह का? मिलिट्री कोर्ट्स बने थे। जी, आप उसी तरफ आ गए, मैं यही पूछना चाह रही थी। हमेशा से आइनी तरामीम देखिए, 8वीं तरमीम भी चैलेंज हुई, मुख्तलिफ तरमीम, आखिरी दफ़ा जो चैलेंज हुई थी वो 21वीं और 2015 में 21वीं तरमीम हुई थी, और 18वीं और 19 भी हुई थी। लेकिन 21वीं तरमीम होती जब 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए थे दहशतगर्दों के फैसलों के लिए। कोर्ट ने उस पर कहा था कि आप कोई भी आइन की तरमीम नहीं हो सकती जिसके तहत, वो 17 मेंबर का बेंच का फैसला था। अब तो वो इस फेडरल कोर्ट पे बाइंडिंग ही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब निचली अदालत हो गई। लेकिन उसमें था कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आप साबित कर सकें जो ये तरमीम आई वो आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि क्योंकि 2 साल के लिए तरमीम थी मिलिट्री कोर्ट से, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्दी काफ़ी थी, तो इसलिए उन्होंने उसकी इजाज़त दी, पटिशन डिसमिस की। अक्सरियत फैसले 6 जजों ने उस वक्त भी उस आइन की आइनी तरमीम को रिजेक्ट किया। अभी 26वीं आइनी तरमीम जो है वो ऑलरेडी चैलेंज थी जुबैरी साहब, 26वीं आइनी तरमीम ऑलरेडी अदालत में चैलेंज थी। हमने 26वीं तरमीम चैलेंज हुई थी, वहाँ फुल कोर्ट बनना चाहिए, नहीं बना, उस पर एप्लीकेशन हो रही थी। अब वो केस भी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये अदालत बनी इस आइनी तरमीम के तहत है, तो उसके सामने जाके आप आर्ग्यू करेंगे कि जी आप खुद अपने आप को कह दें कि गलत बने, क्या वहाँ फैसला होगा? आप सोचें। जुबैरी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ निशानदेही की है। गिलानी साहब, ये जो जुबैरी साहब बात कर रहे हैं कि अब आइनी अदालत बनने के बाद एक कन्फ्यूजन की फ़िज़ा पहले भी मौजूद थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस थे उसके अंदर कि जी आइनी बेंच बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, आइनी बेंच के अंदर कौन से केस जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कौन से केस। अब यही कन्फ्यूजन जो है क्या शिफ्ट हो जाएगी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट की तरफ? ये कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी या इसकी कोई तरीक़ाकार ऐसा इख्तियार किया जाएगा कि ये ख़त्म हो सके? ये आपको कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कि कौन कौन से मुकदमात जो है ना वहाँ पे आइनी अदालत में चले गए हैं और कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में रह गए हैं। बात ये है कि मैंने पहले भी अर्ज कर दिया है कि जो भी आइनी इश्यूज हैं, कोई भी आइनी इशू हैं, वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही जाएंगे। वहीं मेरा जो व्यू है, ठीक है। तो जो दीगर मुकदमात हैं, जो अपील्स हैं, सिविल केसेस की अपील्स हैं या जो है ना क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी अपील जा रही हैं, वो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है ना उनको वो देखेगा। ठीक है गिलानी साहब, कोई आवाम को फायदा होगा इस आइनी अदालत का या बस एक और अदालत बना दी? देखें ना, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, देखें बात यह है कि अवाम का कोई फायदा नुकसान नहीं है, ठीक है ना। अवाम तो वहीं पे रोजी और रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ है,
उनको कोई नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाए या आईनी अदालत में चला जाए। ये तो कानूनदान जो हैं वो उन्होंने देखना होता है कि आया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट काफ़ी थी या इसके लिए आईनी अदालत जाना बनाना जाना वो अलग जाना वो ज़रूरी था। ठीक, आम तो लोगों के जो मुकदमात हैं, सिविल सूट्स के मुकदमात हैं, जो सिविल दावे चल रहे हैं, उनकी अपील चली जा रही हैं या फौजदारी मामला चले जा रहे हैं, वो तो उनके उसी तरीके से मामला चले। आम शख्स से क्या एक आईनी मामला होते हैं जो होंगे वो हाई कोर्ट के अंदर वो जो ठीक है। गिलानी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। मैं जुबैरी साहब आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि इस पर बहुत बात हो रही है कि जो आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तैनाती वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होगी और सदर मुमलिकत की जानिब से होगी, जुडिशल कमीशन को क्या इसमें बाईपास कर दिया गया? जी, इस पहले चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट और बाकी जजेस के अपॉइंटमेंट को बिल्कुल जुडिशल कमीशन को बाईपास कर दिया, लेकिन बाईपास करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जुडिशल कमीशन में पहले ही इन हुकूमती अरकान की और उनके हवारियों की मेजॉरिटी है। जजेस तो वैसे ही माइनॉरिटी में थे, तो नेचुरली वो उससे थ्रू कर देते या इसके थ्रू कर लें तो कोई, मैं नहीं समझता कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी भी वो जो चाहते हैं वही जज अपॉइंट होंगे, वही जज यहाँ जाएंगे, चाहे वो जुडिशल कमीशन होता या नहीं। दूसरी बात है, देखें इस अदालत को एक और इख्तियार भी दे दिया। पहले जैसे वाजिद भाई कह रहे थे कि सारे केसेस जो आईनी नौयत के हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस अदालत के पास और भी इख्तियार है, वो कोई भी केस जिसको समझते हैं आईनी कोई इशू होता है किसी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से अपने पास ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यानी इनको बिल्कुल इतना बाइख्तियार माशाल्लाह से बना दिया गया है। और आप देखिए, अभी वाजिद भाई ने कहा कि आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता। वाजिद भाई, मैं थोड़ा सा आपसे अदब के साथ इख्तिलाफ करूंगा इस बात पे कि आम आदमी के हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं वो मेरे और आपके सब पे लागू होते हैं। आज हमारे बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए गए, आज आज़ाद अदलिया की मौत हो गई है, उसको वो हमारे आर्टिकल 9 वगैरह ये सब वायलेट हो गए आइन के, कि इस अदालत के बनने से, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मातहत अदालत कर देने से। ये सारे मुल्क का इशू है। ये अब ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि लोगों को कि सिविल केसेस वगैरह होते हैं, पूरे मुल्क में लोगों के हर किसी का सिविल केस नहीं होता, लेकिन बुनियादी हुकूक हर इंसान और हर शहरी का होता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब, वाजिद गिलानी साहब, दोनों कानूनी माहिरीन जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे थे और दोनों एक नुक्ते पर तो मुत्तफिक हैं कि इस आईनी अदालत और इन आईनी तरमीम का किसको क्या फ़ायदा होगा एक तरफ, लेकिन अवाम को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस पर जो है वो दोनों जो है वो एतराज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब प्रोग्राम में बात होगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के तनाजुर में आज होने वाले अमन जिरगे की, जिसमें सियासी जमातों ने भी शिरकत की है। सूबाई असम्बली में स्पीकर बाबर सवाती की ज़ेर सदारत होने वाले अमन जिरगे में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ साथ अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान के अलावा दीगर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने शिरकत की है। ये जिरगा एक ऐसे वक्त में मुनक़्क़िद किया गया है कि जब अफ़गानिस्तान के साथ दहशतगर्दी के मामले पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले खुदकुश हमले और वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमले के तनाजुर में पाकिस्तान इन वाक़यात में अफ़गान सरजमीन से ऑपरेट करने वाले अनासिर के मुलव्विस होने की तरफ वाज़ेह इशारा कर रहा है। आज होने वाले जिरगे के एलामिया के मुताबिक सूबाई हुकूमत और असम्बली से ये मुतालबा किया गया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक एक्शन प्लान तरतीब दे, जबकि विफाक से भी मुतालबा किया गया है कि वो अफ़गान खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। इसके साथ साथ एलामिया में यह भी कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सूबे में जारी ऑपरेशंस के हवाले से एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, जबकि सूबे में दाखिली मामलात से मुताल्लिक इशूज़ पर पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क़यादत करेगा और इस हवाले से दीगर आईनी इदारों के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी करेगा। आज होने वाला अमन जिरगा कितना कामयाब रहा है और मौजूदा सूरत हाल में ये जिरगा कितना मौसर साबित हो सकता है, इस हवाले से करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद अजीज़ मलिक साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। अरशद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आप वहाँ पर जिरगे में मौजूद थे, सारा दिन आप होने वाली कार्रवाई वहाँ देखते रहे, कि तो जिरगे के एलामिये में मज़ीद किन बातों पर इत्तफाक किया गया है और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो सामने रखे गए हैं जो जिसका जिक्र करना ज़रूरी है? देखिए, जिरगे के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यकीनन काफ़ी वक्त के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि तमाम सियासी जमातें इस जिरगे में मौजूद थीं
और नमाजी में भी तहरीक इंसाफ ने कोशिश की थी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई जाए और होती भी रहती हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होती रहती हैं, अमन जरगे भी होते हैं। लेकिन ये ज़रा यूनिक इसलिए था कि एक तो सूबाई असम्बली के अंदर था, उसके अंदर तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की और तकरीबन कोई 47-48 के करीब स्पीकर थे, जिसमें वकला भी शामिल थे, सहाफ़ी भी शामिल थे। तो कोशिश की गई कि तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों से मशवरा किया जाए। काफ़ी सारी शिकें आपने पढ़ भी दी हैं, लेकिन जो असल चीज़ थी वो इसी हवाले से कि तमाम ने इत्तेफाक किया है कि सूबे में अमन होना चाहिए, दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे नुकात थे कि जिन पर सबको इत्तेफाक था। ठीक है। अलबत्ता जो चीज़ देखने की थी, सोचने की थी कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि क्या वो चीज़ एलामिया में आती है कि नहीं, कि दहशतगर्दों के साथ बात की जाती है मुज़ाकरात की। तो उस हवाले से क्लैरिटी नहीं आई। अलबत्ता ये कहा गया है कि जी सूबाई असम्बली की तमाम करारदादें जो मुतफ़िका मंजूर हुई हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। तो उस हवाले से कोई अगर एक तरफ बात की जाती है कि जी इनके खिलाफ ऑपरेशंस किए जाएं, दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी ऑपरेशन नहीं, बातचीत होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल में कि ये थोड़ा सा एक जो अर्शद अजीज पॉइंट मलिक था साहब, ये आप वाज़ेह नहीं सूबाई है। असम्बली की बात कर रहे हैं और सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद जो रेजोल्यूशंस हैं और जो वहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है उसकी जी बात हाँ, जी करें। हाँ, उसी सूबाई 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 असम्बली असम्बली के की बात हो रही उसी है। सूबाई असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये वाज़े तौर पर कहा था कि जब तक मैं हूँ ऑपरेशन नहीं होगा। तो इस वक्त एक नेशनल इलेक्शन प्लान की बात हो रही है, बल्कि वहाँ पर जो सूबाई एक्शन प्लान है उसकी बात हो रही है। तो क्या वो नेशनल एक्शन प्लान से हटकर कोई प्लान होगा या वही प्लान होगा जो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो शराइत दी गई देखिए, हैं, जो शिक्के दी गई हैं? एक तो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान बना था 2014 में, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। मामला ये है कि कोई भी मसवदा, कोई भी चीज़ आप बना लेते हैं फिर उस पर अमल नहीं करते। आज भी उसकी 20 शिकों में से आप देख लें कितनी शिकों पर अमल हुआ है। ठीक है। फिर वहां पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि जी मुज़ाकरात करेंगे? उसके अंदर तो किसी ने नहीं ये बात की थी कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। आज भी आप देखें तो हर किसी की अपनी एक वो थी, कोई कह रहा था बातचीत करें, कोई कह रहा था कि जी ऑपरेशन करें। तो कोई मुतफिक किस्म का वो नहीं था कि मुतफिका एक बात पे मुतफिक हो जाए सारे और कहें जनाब ये कार्रवाई आप कर दें। अलबत्ता ये था कि जब स्पीकर साहब ये पढ़ रहे थे तो जब तरमीम की उन्होंने बात की कि जी यहाँ पे करारदादें जितनी भी यहाँ मंजूर हुई हैं उन पर अमल किया जाए, उन्होंने एक लफ्ज ऐड किया था कि ये जो एक्शन इन सिविल एड की बात हो रही थी कि ये जो आर्म फोर्सेस यहाँ सूबे के अंदर आई हुई हैं, इनकी वापसी के हवाले से भी एक करारदाद मंजूर हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी इस पर भी इत्तेफाक किया गया कि जी इस पर भी मतलब कार्रवाई की जाए। तो अगर हम चले एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं कि मैं समझता हूँ कि देखें, स्टेक होल्डर जो थी वो पाक फौज भी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस जब तक यहाँ पे नहीं होंगी, वो इन कैमरा आपको ब्रीफिंग नहीं देंगी, आपको अंदाजा नहीं होगा सूरत हाल का। ठीक है कि सूबे के अंदर अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, आपके सामने है। वाना कैडेट कॉलेज में क्या हुआ, उसी तरह फिर बन्नू में जो है एक एसएचओ को अगवा किया गया, अगले दिन उनको शहीद कर दिया गया, एक टीचर को अगवा किया गया। पूरे सूबे के अंदर ये आग लगी हुई है। आप ये लेकिन बताइए यहाँ पे अब ये मलिक साहब ये बताइएगा कि आप खुद भी ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अपनी अपनी बोलियाँ बोल रहे थे और उनके अपने अपने मुतालबात थे, अपने अपने जो है वो गुजारिशात जो है वो वहाँ पर रख रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि जितनी जमातें वहाँ पर जमा हो गई, क्या आपकी तवक्को थी कि ये तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर उस सूरत में जमा हो जाएंगी जब पीटीआई जो है वो उनको बुला रही है, पीटीआई जो खुद किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती? देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आज 27वीं तरमीम थी, हम तो सूबाई असम्बली में थे, कौमी असम्बली में क्या हो रहा था, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। ऐसी नारेबाजी हो रही थी कि पीटीवी ने आवाज ही बंद कर दी, ऐसे नारे लग रहे थे। तो वहां पे आप देखें, तहरीक इंसाफ थी और अपोजिशन में, और उस तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थी आपस में, और यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। यानी अगर स्टेज पे आप देख लें, जो फ्रंट रो थी स्टेज की, वहाँ पे गवर्नर साहब बैठे हुए थे, वजीर आला साहब बैठे हुए थे, एक बाद वजीर अपना इनके जो सूबाई मुस्लिम लीग नून के हैं पार्लियामानी लीडर वो बैठे हुए थे, अपोजिशन लीडर सारे बैठे हुए थे, और सामने जमात इस्लामी, जेयूआई, सारी जमातें बैठी हुई थी। तो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी इन्हीं जमातों के दरमियान, और यहाँ पे ये सारी जमातें जो है आपस में बड़े शेर व शकर होके बैठे हुए थे। और लंबी, अब कितने घंटे की तो ये जो बताइए है मलिक तवील साहब, नशिस्त आपने हुई कहा है। कि ये यहाँ तो पर शीरो शकर होकर बैठे हुए थे, इनके शीरो शकर होकर बैठने का और यहाँ पर ये एलामिया जारी करने का कोई फ़ायदा साबित हो सकेगा
उस सूरत में जब एक तरफ वाना में जो है वो जो कुछ हुआ, एक आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो 2 करने की कोशिश की गई वहाँ पर दहशतगर्दों की तरफ से, खारिज की तरफ से, और दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद में कचहरी में एक धमाका हो जाता है और आगे भी जो सिक्योरिटी खदशात हैं वो मौजूद हैं। तो एक तरफ दहशतगर्दी होगी, एक तरफ शीरो शकर होगा और फिर जो चीज़ें तय होंगी उन पर अमल दरामद होगा। ये सब एक साथ कैसे मुमकिन है? देखिए, असल मामला ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो चाहती है वो आप दे सकते हैं उनको। असल मामला तो यहाँ पे आता है ना। देखिए, वो समझते ये हैं कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने आके अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। वो समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने टेक ओवर कर लिया है हमारी भी सलाहियत है और हम भी जो है ये मर्ज एरिया है ये हम ले लें इसको। ये वो ख्वाब देख रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये हमारे हवाले हो जाए, यहाँ पे हम अपना शरीयत नाफिज कर लें। अब ये जंग कैसे खत्म होगी? अगर आप कहते हैं जी बातचीत करनी है तो बातचीत, वो तो धमाके कर रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं, स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मजीद वाकयात होंगे क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान रजीम जो है वो सपोर्ट कर रही है। आज की जो मीटिंग हुई थी मैं समझता हूँ ठीक है, एक अच्छी बात है। आपको तमाम सियासी जमातों को, दीगर मकतब फ़िक्र के लोगों को आपने बिठाया, अच्छी कोशिश है। एक छत के नीचे आप सारे बैठ गए, आपके अंदर इख्तलाफात आपने छोड़ दिए और जो कॉमन इश्यूज हैं सूबे के उस पर आपने बात की। सूबाई इसके अंदर 15 नुकात हैं, सूबे के जो हकूक हैं उन पर भी आपने बात की। अच्छी ज़बरदस्त काम हुआ है। इसमें एक नुक्ता जो इस एक नुक्ता जिसकी निशानदेही आपने भी की है उस पर मैं एक सवाल जरूर उठाना चाहूंगी मलिक साहब के इसमें ये मैं बात इसको जरा कंप्लीट कर लूं। जी जी मलिक साहब, ये बात बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आप ये मुझसे कहेंगे ना कि इससे अमन कायम हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि अमन कायम नहीं होगा। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी मीटिंग कर ली, आपने बड़ा जबरदस्त काम किया, लोगों को सबको इकट्ठे बिठा दिया, लेकिन इससे अमन नहीं आएगा। अमन के लिए तो जाहिर है ना, आप, मैं बता रहा हूँ कि जो मुतालबात उनके हैं वो आप पूरे नहीं करेंगे तो लड़ाई चलती रहेगी यहाँ पे। ठीक है मलिक साहब, ये वाला पॉइंट आ गया। मुझे इसी में थोड़ा सा इजाफा ये भी कर दीजिएगा कि सूबे में अमन नहीं होगा अगर आज का ये जिरगा जो है ये ख़त्म भी हो गया है और एलामिया भी जारी हो गया है। इसी एलामिया में ये भी लिखा हुआ है कि जो सूबे और वफाक के दरमियान में कोऑर्डिनेशन है, कशीदगी है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। इसमें अभी तक तो यही तय नहीं हो पा रहा कि पहल कौन करेगा, कौन मिलेगा, कौन जाएगा। वज़ीर आला साहब कहते हैं कि जब तक मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाएगी तब तक मैं वज़ीर आज़म से भी नहीं मिलूंगा और ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज यहाँ से आपको लग रहा है कि कोई बर्फ़ पिघलेगी? देखिए, असल जो मामला है ना वो इशू क्या है? इशू ये है कि वफाक समझता है कि तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात नहीं करने, इस्टेब्लिशमेंट भी यही कहती है। और इस मुज़ाकरात तो जो हम कह रहे हैं ना, मुज़ाकरात बार बार हमने जो मुआहदे किए थे ना, 7 दफ़ा हमने बड़े मुआहदे किए हैं और छोटे सैकड़ों मुआहदे हैं, दर्जनों मुआहदे हैं। 2004 में हमने जो पहला शकई में अमन मुआहदा किया था, यहाँ से जनरल हमारे कोर कमांडर गए थे सफदर, वो वहाँ पे जाके एग्रीमेंट करके आए थे नई मोहम्मद के साथ। 2005 में हमने सररोगा में एक मुआहदा किया। ठीक है, हमने कशीदगी कम होगी विफाक और सूबे के दरमियान या नहीं? अब ये है ना कि वो अगर अपना ये उनका ये स्टैंड है कि जी हमने इनके साथ कोई अमन मुआहदा या बातचीत नहीं करनी, और तहरीक इंसाफ कहती है कि ये मुज़ाकरात करें, तो कैसे बात बनेगी? अब दोनों थोड़ा सा पीछे हटें तो तभी बात बनेगी ना। और बात का मैं जब कहता हूँ ना, तहरीक इंसाफ की बात करता हूँ, तो इख्तियार जो है तहरीक इंसाफ का इनके पास नहीं है। असल इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब के पास है और वो जब जिरगा खत्म हुआ है मलिक साहब तो किस पॉइंट पर खत्म हुआ? ये दोबारा बैठेंगे या आज बस ये जिरगा हो गया और कहानी खत्म हो गई? बस इसमें तो देखे ना, इतने लोगों को बुलाया आपने, इतना बड़ा आपने एक इवेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, वो जो बातें हो गई सब लोग आ गए, तो आपने कोशिश की कि जो मुश्तरका कुछ, अब देखे ना तकरीरें जारी थी और ये चीज़ें पहले से बन गई और पॉइंट्स बन गए थे, उन पर उन्होंने जनाब एक वो बना दिया। और ऐसे पॉइंट्स है कि जिन पर किसी का एतराज़ भी नहीं है। इसमें मतलब आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून जो है वफाक में हुकूमत में है, वो भी वहाँ बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी। तो ऐसे नुकात बनाए गए हैं जिस पर कोई इख्तिलाफ ना हो। लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि इससे कोई अमन होगा तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। ये बहुत शुक्रिया आपका अरशद अजीज मलिक साहब। और अब प्रोग्राम के आखिर में जिक्र होगा लाहौर में जारी 3 रोज़ा सहाफ़ी समिट का, जिसमें AI और डिजिटल दौर में सहाफ़त के बदलते तकाज़ों और सहाफ़त को लाहक ख़तरात के हवाले से मुल्क भर से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर सहाफ़ी, एडिटर्स और एंकर पर्सन शरीक हैं। क्या अब AI के सामने आने के बाद सहाफ़ती उसूल भी तब्दील हो गए हैं
और जदीद दौर में अब जर्नलिज्म का इर्तिका कैसे होने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी समिट के मेज़बान और मीडिया फॉर डेमोक्रेसी के बानी असद बेग। अस्सलाम वालेकुम असद बेग, आपको खुशामदीद कहूँगी अपने शो में। जी सलाम। असद, सबसे पहले तो ये बताइए कि हर साल आप एक जो है वो सहाफ़ी समिट करने के लिए जो कभी किसी शहर जाते हैं कभी किसी शहर जाते हैं, क्यों आ रहा है आपको ये ख्याल मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी को, असद बेग को, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, सहाफ़ी समिट जो है वो एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस है और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मीडिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि हम मीडिया को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो उस हिसाब से जो सहाफ़ी समिट है वो हमारा एक नेशनल इवेंट होता है। पिछले साल आपको याद होगा नैयर, जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो डिसइंफॉर्मेशन पे थी और उससे क्या मीडिया को नुकसानात हो रहे हैं, और इस दफा हम कर रहे हैं, जैसा कि आपने राइटली पॉइंटेड आउट, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या स्पेस है जर्नलिज्म में और उसके क्या फायदे और नुकसानात हैं उस पर। अच्छा असद, ये बताइएगा कि क्या अब हम ये समझें कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उसके बाद अब सहाफ़ी जो है और जो रिपोर्टर है, न्यूज़ रूम्स हैं, उसमें जो है वो कोई मुतबादिल के तौर पर एआई इंट्रोड्यूस हो जाएगा, या फिर वाक़तन जो है वो आपको ये लग रहा है कि उनकी अपनी जगह मौजूद रहेगी और एआई जो इंटेलिजेंस है वो अपनी जगह पे काम करती रहेगी? देखिए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं इफ आई कैन क्विकली एक्सप्लेन दिस। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है कि एआई जॉब्स डिस्प्लेस करेगी पूरी दुनिया में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है तकरीबन 70 मिलियन 80 मिलियन के करीब जॉब्स ऐसी हैं 2030 तक जो कि डिस्प्लेस हो जाएंगी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी जो कि तकरीबन 80 मिलियन के करीब है। तो उसका मतलब ये है कि मीडिया में भी हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो नई कोर स्किल्स हैं एआई से रिलेटेड, इनका अब ये ऑप्शनल नहीं, अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ तो ये बहुत लाजिम हो गई। तो उसी हिसाब से जो हमारी डिबेट चल रही है सहाफ़ी समिट में भी एआई इन जर्नलिज्म पे, वो यही चल रही है कि इतने सारे जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह की जाएगी। अब ये बड़ा सवाल है। अब ये मुमकिन नहीं रहा कि वो सहाफ़ी जो कि इस स्पेस में, डिजिटल जर्नलिज्म की स्पेस में या जर्नलिज्म की स्पेस में काम कर रहे हैं, वो अब बगैर एआई को सीखे अपना काम करते रहे, क्योंकि अब उसकी स्पेस इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि उनको ये सीखनी पड़ेगी। अब हमारे लिए बड़ा सवाल ये है, जिसके लिए हम ऑब्वियसली समिट में भी डिस्कस कर रहे हैं और वैसे भी हम आपसे भी इस पे डिस्कशन हो रही थी, कि हम इतने सारे लोगों को ट्रेन किस तरह करें और वो रोल कौन प्ले करेगा। क्या वो गवर्नमेंट प्ले करेगी, वो इंडस्ट्री प्ले करेगी, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस प्ले करेंगे हमारे इंडस्ट्री, या कि वो किसी और यूनियंस का या किसी और का काम। अच्छा असद, आप खुद एक जो है वो सीजन्ड जर्नलिस्ट रहे हैं और फिर आपने जो है वो रुख इस तरफ कर लिया कि जर्नलिज्म अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो सहाफ़ी जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं उनको जदीद दौर के तकाज़ों के साथ आमाहंग करना जो है वो भी उसी के साथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि अब ये जो एआई का दौर है इसके बाद सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए कि वो इस दौर के साथ भी कोप अप कर सके, अपनी वो जो नौकरियां हैं उनको महफूज भी कर सके और डेवलप भी हो सके? देखिए नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया अगेन। सबसे पहले तो डिनाइल से निकलना है। अभी मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे कॉलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे पीयर्स जिनके साथ मैंने काम किया, वो इस डिनाइल में है कि एआई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मीडिया का जो काम है, जर्नलिज्म का जो काम है, वो उसी तरह चलता रहेगा और एआई आएगी और वो निकल जाएगी टेक्नोलॉजी। ये डिनाइल है। ये सबसे पहले तो इस डिनाइल से निकलना पड़ेगा। ये ना सिर्फ फर्क पड़ेगा बल्कि पड़ चुका है ऑलरेडी, नंबर एक। नंबर दो, हमने ये देखना है कि जो हम जिस चीज को हम एआई कहते हैं, मसलन चैट जीपीटी है या बाकी जो ओटीसी ओवर द काउंटर अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप सेफली इस्तेमाल नहीं कर सकते सहाफत के लिए। और उसकी वजह वंस अगेन लंबी हो जाएगी बात, बट उसकी वजह ये है कि ये वेस्टर्न डेटा पे ट्रेन हुए हैं मेनली, और इसमें कहीं ना कहीं पे हर जगह पे एक बायस मौजूद होता है। वही बायस हमने देखा ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में, गाजा के कॉन्फ्लिक्ट में, पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि फिर हमें एक ऐसा तरीकाकार निकालना पड़ेगा एआई को इस्तेमाल करने का जहां पे कम से कम बायस हो और जो कि जर्नलिस्ट को हेल्प करे इंप्रूव करने में अपनी क्वालिटी, ना कि ये कि उनका टाइम बचाने में। तो असद आउटकम क्या है? जो कि हमें लगता है, असद आउटकम क्या है आपके सहाफ़ी समिट का? क्या आप समझते हैं कि जब आपने इस साल का सहाफ़ी समिट आप कंक्लूड कर रहे होंगे तो उसका आउटकम क्या होगा? आउटकम ये है जी कि हम लोग एक एआई स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं जो कि न्यूज रूम्स अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि किस तरह एआई को इस्तेमाल करना है और किस चीज के लिए एआई को इस्तेमाल नहीं करना, सेफ रहने के लिए और अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। वो कल स्टैंडर्ड्स होपफुली हम लॉन्च करेंगे और वो तमाम न्यूज रूम्स के लिए होंगे जो कि हमने एडिटर्स के साथ ही मिलकर बनाए हैं बाय द वे। ठीक है असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और असद बेग जो है वो यकीनी तौर पर इस तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे थे कि हम वो सहाफ़ी
जो कि रियलिस्टिकली समझते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रियलिस्टिक जो इंटेलिजेंस है उसको दोनों को हम आहंग कर लें तो यकीनी तौर पर आने वाले जो दौर के जदीद तकाज़े हैं वो उसके साथ हम आहंग करने में हम जो है वो यकीनी तौर पर कामयाब हो सकेंगे। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ ही चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।